आज हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री फर्स्ट डिवीजन पार्ट 1 करेंगे। ब्रांच विच डील विद द हीट एंड कॉज बाय केमिकल रिएक्शन, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट। ये तीनों होता है क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, एक ही फार्मूला से इसको हम टाइप दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर Q इक्वल टू होता है एम एस डेल टी। एम इज द मास, एस इज द स्पेसिफिक हीट एंड डेल टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो मास स्पेसिफिक हीट डेल इज द चेंज इन द टेम्परेचर। तो यहाँ पर एस को डिफाइन करेंगे पहले। तो क्या करो, बाकी की जगह लेके आ जाओ, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एम डेल टी। और हीट कैपेसिटी ये होता है आपका एम एस। ठीक है, तो एम एस को एक जगह रख के बाकी को लेके आ जाओ, तो एम एस इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू अपॉन डेल टी। और थोड़ा आता है आपका लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कब होता है आपका, फेज चेंज। तो डेल टी कितना होता है, 0, नहीं लेते हैं उसको। ठीक है, तो ये डिफाइन करते हैं हम लोग एल क्यू अपॉन एम। तो तीनों में देखो यहाँ पर तीनों का यूनिट क्या है यहाँ पर डिफरेंट है। इसका यूनिट है आपका जूल, केजी, डिग्री या केल्विन। इसका जो यूनिट है आपका जूल अपन डिग्री या केल्विन। इसका जो यूनिट है आपका जूल अपॉन केजी। तो तीनों का यूनिट देख के आप पहचान सकते हो कौन सा आपका लेटेंट हीट दिया है, कौन सा आपका हीट कैपेसिटी दिया है, कौन सा आपका स्पेसिफिक दिया है। और इसको डिफाइन भी ऐसा करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट राइजिंग टेम्परेचर पर यूनिट मास ऑफ केजी, मास ऑफ बॉडी पर यूनिट में पर यूनिट टेम्परेचर पर यूनिट मास। तो यहाँ से हम लोग ये दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला जब निकालना होता है डाटा में बस कुछ नहीं करते हैं। एस दिया है तो हमने को क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, एस इंटू, बस मल्टीप्लाई कर देंगे एस इंटू एम इंटू डेल टी। और यहाँ पर सी दिया हुआ है तो क्यू इक्वल टू क्या करेगा, सी इंटू डेल टी। और यहाँ पर एल दिया है तो क्यू इक्वल टू कितना होगा, एम इंटू एल। तो तीनों केस के लिए आपका हीट जो है ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ये होता है 3 टर्म। ठीक है, अभी सॉलिड लिक्विड के लिए, ठीक है, दिस इज फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। अब गैस के लिए हम लोग, क्योंकि गैस जिसमें हम लोग टेम्परेचर प्रेशर आपका ये रहता है वो डिफाइन करते हैं। एक मिनट, हाँ, हेलो, क्लियर आ रहा है वीडियो, आवाज आ रही, क्लियर आ रहा है पिक्चर सब, आवाज आ रही है। अरे ठीक, तो यहाँ पर देखो फॉर गैस हम लोग इसको करते हैं मोलर। ठीक है, क्योंकि होता है गैस में मास की जगह हम लोग लेते हैं एन, ये मोल है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गैस है, गैस में एक तो पी और एक बी, ये तो सीपी, एक होता है सीबी। और दोनों में दो रिलेशन होते हैं, एक होता है पॉइजन फार्मूला। ठीक है, तो पॉइजन फार्मूला सीपी अपॉन सीबी गामा, और एक होता है मेयर, सीबी माइनस सीबी इक्वल टू आर। ठीक है, अब बाकी इस बार बहुत पढ़ा चुका हूँ। अब रूल्स होते हैं इसमें कुछ, रूल्स क्या है, पहला मेंशन फिजिकल स्टेट,
गैस, लिक्विड और सॉलिड इन केमिकल रिएक्शन। सेकेंड एक चीज है, रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन को हम लोग ए बी प्लस एक्स डेल एच। तो प्लस एक्स क्या होता है, रिएक्शन के साथ जुड़ा होगा, तो प्लस का मतलब हो गया आपका, क्या हो गया आपका, एक्सोथर्मिक, ठीक है। और डेल एच क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेस देन 0। जब रिएक्शन ऐसा रहेगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन से जुड़ा होगा, तो क्या हो गया आपका, डेल एच यहाँ पर ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक, ठीक है। तो रिएक्शन आपको एक्स के टर्म में दे सकते हैं या तो डेल्टा एच के टर्म में। तो जब हीट इवॉल्व हो रहा है या एनर्जी डेल एच के टर्म में ऐसा दिया, तो यहाँ से समझना पड़ेगा आपको ये रिएक्शन का हीट है जो इवॉल्व हो रहा या कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। थर्ड, when a reaction is reversed, then the sign of del H also reverse। यानी जब प्लस रहेगा माइनस, जब माइनस रहेगा, डेल एच अगर प्लस है इसमें हो जाएगा माइनस में, अगर माइनस है किस चेंज हो जाएगा आपका प्लस में। नेक्स्ट जो है इसमें, when two reaction are added or subtracted, then del H also added or subtracted respectively with their sign, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट लिख सकते हो पॉइंट, if equation is multiplied by number, then del H also, then del H also multiplied by the same number, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बता चुका हूँ तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव इंडिसी इंडिपेंडेंट of mass and self extensive
डिपेंड अपॉन बोथ। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे डेंसिटी, रेफ्रिजरेंट इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट एटसेट्रा। ठीक है, इसमें जैसे डेल एच, डेल जी यू, डेल यू, डेल एस एटसेट्रा। यहाँ पर एक चीज याद रखोगे, ई ई क्या होता है आपका, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, डेल जी ये होता है आपका गिव्स फ्री एनर्जी। तो आगे जब पढ़ाऊंगा मैं, इसमें की ध्यान रखने की बात रहेगा आपको रिएक्शन में। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो दो रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन वन, मान लो A1 प्लस B1 दिस गिव्स C1, इसका वैल्यू E1 दिया हुआ है, और जो है E2 प्लस B2 C2 इसका दिया है E2। अब पूरे रिएक्शन का E कितना हो जाएगा, अब मान लो कोई लिखेगा A1 A2 B1 प्लस B2 गिव्स C1 प्लस C2, कोई इसको ऐसा लिख देगा E1 प्लस E2, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ईयर इंटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसे ई निकालना है, तो ई निकालने के पहले इसको अपने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जी में। जब जी निकालोगे तो जी1 कितना हो जाएगा, जी1 और ई में जो रिलेशन होता है, तो जी1 निकाल लोगे और जी2 निकाल लोगे, तब डेल जी आ जाएगा, डेल जी1 प्लस डेल जी2, दिस इज कैन बी एडेड। ये सही है, क्योंकि ये क्या आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2.30 आर टी ई होता है माइनस डेल जी को माइनस 2.30 आर टी ई होता है, सॉरी एन एफ ई, डेल जी जो होता है आपका माइनस, हाँ हाँ, एन एफ ई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ क्या होता है फेरेडेस कांस्टेंट, ई क्या होता है पोटेंशियल। तो ई यूज करके आप डेल जी वन डेल जी टू निकाल के फिर ऐड करके फिर डेल जी निकालोगे, फिर वहां से निकालोगे आप ई। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन में क्या होता है, ये वैलिड हो जाता है जहां पर एन सेम रहता है। ठीक है, जहां एन सेम रहता है वैलिड हो जाएगा, बट हर जगह नहीं। मान लो एन इक्वल टू 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट ही हो जाएगा, सम फॉर स्पेशल केस। बट जनरली क्या होता है, आपको ऐसे करके निकालना है। एन एफ ई, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ होता है फेरेडेस कांस्टेंट, ई होता है पोटेंशियल। तो आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उसमें आपको ये चीज कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर नोट करके याद रखोगे, टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी can be added. Second, ratio of two extensive property is intensive. Third, intensive property cannot be added directly. ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड नहीं कर सकते। अब बताइए नेक्स्ट इंथैल्पी में,
तो एंथैल्पी बताता है H इक्वल टू यू प्लस पी बी। ठीक है, तो यहाँ पर डेल एच हो जाएगा डेल यू प्लस डेल्टा पी बी। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल एच, तो क्यूपी भी बोलते हैं डेल यू प्लस कांस्टेंट प्रेशर है डेल वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल एच क्यू भी, दैट इज आल्सो कॉल्ड, क्या हो जाएगा आपका बी, सॉरी डेल यू प्लस बी डेल पी। ठीक है, इन गैस enthalpy H is फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिपेंड करता है। ठीक है, तो H इक्वल टू यू प्लस पी बी, तो इसको लिख सकते हैं यू पी बी की जगह एनआरटी। तो यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा डेल एच इक्वल टू डेल यू डेल एन आर टी। ठीक है, तो ये आपका डेल एन आर टी, वेर डेल एन इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं आप लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दो इंपॉर्टेंट लॉ है। लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, सॉरी, फर्स्ट लेबोजियर एंड लैपलेस लॉ। इसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व एंड हीट absorb is equal when reaction is reverse, when the reaction is reverse। ठीक है, तो एग्जांपल देता हूँ, ए प्लस बी आपका पी बना रहा है, तो मान लो यहाँ पर डेल एच कितना है प्लस 20 जूल। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूँ, तो पी गिव्स ए प्लस बी, तो डेल एच डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 जूल। तो रिएक्शन जब रिवर्स कर दोगे तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा। सेकेंड होते हैं हेस लॉ। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, कांस्टेंट हीट समेशन। तो कांस्टेंट समेशन का मतलब क्या होता है, जब यहाँ से मान लो ए से बी, बी से पी, तो मान लो कि रिएक्शन है ए से आपका बी बन रहा है, बी से आपका पी बन रहा है, या ए से डायरेक्ट क्या बन रहा है आपका पी बन रहा है। तो ए से पी डेल एच रिएक्शन का,
या तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से, मान लो ये आपका रिएक्टेंट है एंड दिस इज, ये आपका प्रोडक्ट है एंड दिस इज द इंटरमीडिएट। ठीक है, दिस इज द इंटरमीडिएट। तो जो इंटरमीडिएट है, या तो रिएक्शन से डायरेक्ट एसीपी बनेगा डेल एच, या तो पहले ए जाएगा फिर इसके बाद ये बनेगा, या से ए से बी, बी से पी। तो ए से बी जाने से डेल एच वन और यहाँ से जाने से डेल एच टू। डेल एच किसके बराबर हो जाएगा? डेल एच वन प्लस डेल एच। दैट मीन chemical enthalpy change is same whether the reaction take place one or more than one step। तो रिएक्शन जो होगा वो क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। टी हो गया। और एक चीज में नोट करके कल बताया था मैंने, इसे एक नंबर एक क्वेश्चन बन सकते हैं। रिजा स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट आते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ। ठीक है, इट इज अ गिवन this gives this gives the relation between enthalpy and temperature। ठीक है, फिजिकल स्टेट is change at constant temperature। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ए से बी, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का T2। ठीक है, और यहाँ से ये आपका मान लो ए टेम्परेचर T2 का यहाँ, फिर यहाँ से ये आ गया बी, ये डेल एच टू, और यहाँ सी पी T2 माइनस T1। और सिमिलरली यहाँ पर बी, ठीक है, ये है आपका P1 और ये आपका डेल एच वन एंड दिस इज Cp T2 minus T1, Cp1 dash, and this is the molar heat capacity of B, and this is
molar heat capacity at constant pressure of A. Now, according to Hess law, then del H2 plus Cp del 2 minus T1 equal to del H1 Cp dash T2 minus T1. यहाँ पर del H2 माइनस del H1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा Cp T2 माइनस T1 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा Cp कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका Cp। तो यहाँ डेल्टा Cp निकाला जाता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है किरचॉफ लॉ से। शायद ये होगा नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी देख लो, कभी कुछ क्वेश्चन आएगा तो वेयर डेल्टा Cp मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे एग्जांपल में N2 गैस प्लस गिव्स 2NH3 गैस। ठीक है, तो आपको डेल्टा Cp का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू Cp NH3 माइनस Cp ऑफ N2 माइनस 3 Cp ऑफ H2। ठीक है, तो डेल्टा Cp का मतलब Cp ऑफ NH3 माइनस ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में N2 है और H2 है। N2 का आपका कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो 1 इंटू Cp, और यहाँ पर हेडोनिक कितना है आपका? 3 है, 3 इंटू Cp। तो ऐसे करके आप डेल्टा Cp निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो नोट करके रख लोगे, और यहाँ पर कोई एडवांस में क्वेश्चन अगर मिलेगा टेस्ट में तो यूज हो सकता है। इफ द above formula is to be written for constant वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा Cb हो जाएगा, और H की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंटरनल एनर्जी अपॉन डेल्टा T। ठीक है, और एक तो याद रखोगे इसको, इफ डेल्टा Cp इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर देन डेल्टा Cp Q²/T, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, देन इसको क्या करना पड़ेगा आपको? इंटीग्रल T1 टू T2 इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, मैं क्या dt को यहाँ लिख किया, मान लो डेल्टा Cp ऐसा फंक्शन है, उसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। और डेल H2 माइनस डेल U क्या है? एंथैल्पी चेंज। तो ये रहा आपका कुछ बेसिक चीज इससे रिलेटेड। तो किरचॉफ लॉ शायद फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो ये फार्मूला देखे होगे बहुत बार, इससे क्वेश्चन आ भी सकते, टेस्ट पे से मिल सकते हैं, इसलिए मैंने इसे बता दिया है।
Delay change in formation of one mole product from its most stable constituent element. इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो C plus O2 this form CO2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक एक मोल बन रहा है, और कहाँ से बन रहा है? इसका ये जो कंपाउंड बना है, एक कार्बन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, तो दो एलिमेंट से बना है। तो कार्बन प्लस O, दोनों क्या स्टेबल फॉर्म में है। कार्बन किस फॉर्म में रहता है? आपका सॉलिड फॉर्म में, जो ग्राफाइट। और ऑक्सीजन क्या होता है? गैस फॉर्म में। तो दिस इज फॉर्म वन मोल फ्रॉम इट्स स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर जो कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है, जैसे मान लो CO बना है, यहाँ पर एक कार्बन है और दूसरा यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है। ये क्या हो गया आपका? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक है। अब क्या स्टेबल फॉर्म क्या है इसका? CS। और ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म क्या है? O2, ठीक है। तभी क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर कितना बन रहा है? वन मोल। यहाँ पर जो डेलेच होगा, डेलेच ऑफ रिएक्शन में क्या होगा आपका? नथिंग बट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। एग्जाम्पल और लिखता हूँ, जैसा CO प्लस O2 half, this gives CO2, this also CO2 is form one mole, ठीक है। बट यहाँ पर सिर्फ कार्बन नहीं है, CO है। तो कांस्टेंट एलिमेंट का स्टेबल फॉर्म चाहिए, मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट चाहिए और उसका स्टेबल फॉर्म। तो ये जो बन रहा है वन मोल, जो बन रहा है, जो डेलेच आ गया, दिस इज नॉट इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 because it is not form a it is not formed by its constituent element carbon। कार्बन की जगह क्या है? यहाँ पर CO है। CO आपका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट नहीं है और ये स्टेबल फॉर्म नहीं है, बिकॉज CO इज एक अपने आप में कंपाउंड। बट ये दिस इज डेलेज जो है आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो एग्जांपल मैंने लिखा है, जैसे मान लो CsO2 गैस, ये CO2 दिया है। दिस डेलेज इज द हीट ऑफ रिएक्शन, दिस इज हीट ऑफ रिएक्शन ही बोल सकते हो, एंड दिस इज ऑल्सो हीट ऑफ फॉर्मेशन। बोथ आर सेम बिकॉज वन मोल बन रहा है और कॉन्स्टेंट एलिमेंट से बन रहा है जो स्टेबल है। सो दिस डेलेज द heat of reaction as well as heat of formation. And in this example, this is the heat of reaction, but not a heat of formation, because this product is one mole, but here reactant is not in the constituent stable element. It is itself is a compound which is unstable. So this is not a heat of formation. तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के समय जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लिखोगे, जैसे मान लो कोई डाटा दिया हुआ है, ठीक है। डाटा दिया, मान लो एक कंपाउंड बन रहा है आपका CXHYOZ एंड NP एंड के ले लो, ठीक है। ये एलिमेंट बन रहा है। तो इसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है, पहली बात तो यहाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है इसका, ठीक है। तो इसका एक मोल करना है, तो C का लिख दो X, H2 का लिख दो, ये आपका सॉलिड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, O2 गैस, N2 गैस। और यहाँ पर क्या करते हो कि जो बैलेंस करने के बाद यहाँ पर कर दोगे एक मोल। तो यहाँ से जो डेलेच आएगा, दिस इज नथिंग बट हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब बाकी यहाँ एक मोल रखोगे, सब जो भी बैलेंस करने के बाद जो भी आएगा यहाँ से इसको यहाँ ले जाओगे। जैसे एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मान लो N2 प्लस H2 गिव्स NH3। तो जब इसको बैलेंस करने से कितना आ गया? बैलेंस करोगे तो 2 एंड दिस इज 3, ठीक है।
ये हो गया। तो मान लो दिस इज हीट ऑफ रिएक्शन, मान लो 660 है किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो दिस इज द हीट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ से आपको निकालना बोला जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखोगे नाइट्रोजन किस किस, जो प्रोडक्ट है किस किस से बना है, एक नाइट्रोजन से बना है तो नाइट्रोजन लिख दिया हूँ, हाइड्रोजन से बना है हाइड्रोजन लिख दिया हूँ। और नाइट्रोजन वाला स्टेबल फॉर्म है एंड दिस इज ऑल्सो स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, बोथ आर इन द स्टेबल फॉर्म। ये क्लियर हो गया। यानी कि ये प्रोडक्ट है, कॉन्स्टेंट एलिमेंट है जो स्टेबल फॉर्म है, ये सब कुछ क्लियर हो गया। बट ये जो प्रोडक्ट है ये कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। कितना बन रहा है, 2 मोल। तो इसलिए ये हीट ऑफ रिएक्शन है, बट इट इज नॉट ए हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे इसको, ये हो जाएगा आपका N2 3H2 गिव्स NH3 2। तो यहाँ पर जो डेल एच होगा वो हो जाएगा आपका अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा 30। सो दिस इज द 1 मोल। अब ये जो वैल्यू आएगा ये क्या हो जाएगा आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन। हाँ, बस प्रोडक्ट आपका स्टेबल फॉर्म में, प्रोडक्ट आपका 1 मोल होगा और बाकी सब स्टेबल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक डाटा लिख देता हूँ मैं, एलिमेंट एंड मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या क्या है, बस हाइड्रोजन है, इसका H2 गैस, O है, इसका O2, N है, F है, F2, Cl है, Br है, I है, तो Cl2, Br2, I2 सब गैस है। ठीक है, कार्बन जो होता है, सॉरी यहाँ पर I2 सॉलिड होता है, कार्बन जो होता है वो होता है आपका C ग्राफाइट, P जो होता है वो होता है आपका P वाइट, वाइट फास्फोरस तो हम स्टेबल फॉर्म लेते हैं। S जो होता है S रोम्बिक। तो दिस आर द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, उसका शेप होता है एक रोम्बिक करके, उसका एक शेप होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए और इससे बहुत कुछ आपको डाटा समझ में आएगा। नेक्स्ट आते हैं इंथैल्पी एट स्टैंडर्ड स्टेट। इसका मतलब क्या होता है, इंथैल्पी स्टैंडर्ड स्टेट, इसको हम लोग दिखाते हैं डेल एच नॉट। और क्या होता है, टी इक्वल टू होता है 25 डिग्री C या 298 केल्विन। पी क्या होता है आपका 1 atm। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन कितना ले लेते हैं, गैस जो रहता है 1 m। ये होता है आपका हीट ऑफ इंथैल्पी चेंज, हीट ऑफ इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस डेल एच ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है,
तो ये होता है आपका इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब होता है आपका स्टैंडर्ड। एजम्पशन याद रखो इसमें, the heat of formation of most stable form of an element is taken, कितना लेते हैं एच 0। ठीक है, जैसे एग्जांपल सी ग्रेफाइट इक्वल टू सॉरी प्लस O2 gas gives CO2 gas. So here del H enthalpy of reaction, enthalpy of formation of CO2 minus enthalpy of formation of CS plus enthalpy of formation of O2। ठीक है, यहाँ पर से क्या है, दोनों आपका ग्राफाइट और O2 किस में है, स्टेबल फॉर्म में है, जिसमें इंथैल्पी कितना जीरो, इसका कितना हो जाएगा जीरो। तो हीट ऑफ इंथैल्पी कितना हो जाएगा यहाँ पर, नथिंग बट हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखोगे आप, ठीक है, क्वेश्चन बनाते समय। नेक्स्ट आते हैं हीट ऑफ कंबसन। हीट ऑफ कंबसन, ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें, इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ substance undergo complete combustion। ठीक है, तो याद रखोगे यहाँ पर 1 मोल, ये जो है इसमें ध्यान रखोगे 1 मोल। तो जैसे मान लो मैं यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूँ, सी ग्रेफाइट प्लस O2 क्या बना देगा आपका CO2 गैस। तो यहाँ पर देखो, किसी एग्जांपल एक ही रिएक्शन में आपको सब कुछ निकल सकता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी निकाल सकते हो, हीट ऑफ कंबसन भी निकाल सकते हो, इंथैल्पी चेंज भी निकाल सकते हो। एक्चुअली में जनरल इंथैल्पी चेंज होता है सब उसी के अंदर में आते हैं। तो यहाँ पर जो डेल एच है, मान लो कुछ है कुछ वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका रिएक्टेंट है, ये कितना मोल है, 1 मोल है। तो 1 मोल रिएक्टेंट को एयर ऑक्सीजन, कंबसन मतलब रिएक्शन विथ एयर या ऑक्सीजन, तो 1 मोल प्रोडक्ट को आपको कंबसन करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, तो कितना लग रहा है, डेल एच निकल रहा है। तो हियर डेल एच इज द हीट ऑफ कंबसन। अब ठीक हुआ। हीट ऑफ कंबसन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डेल एच क्या हो जाएगा, हीट ऑफ कंबसन हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल क्या था, ही डेल एच क्या था आपका, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू हीट ऑफ कंबसन, सेम है। तो कुछ भी हो सकता है, बस आपको डिफिनेशन याद रखना है। 1 मोल जब प्रोडक्ट बनेगा हीट ऑफ फॉर्मेशन, और जब 1 मोल रिएक्टेंट को कंबसन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, हीट ऑफ कंबसन। ठीक है,
और यहाँ पर याद रखोगे नोट करके कुछ पॉइंट। देखो, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। N2 plus O2 gives 2NO. It is an एंडोथर्मिक, ये आपका एंडोथर्मिक है, ठीक है। और एक एग्जांपल है O2 plus F2 gives OF2. This is also एंडोथर्मिक, ठीक है। हीट ऑफ कंबशन के टर्म में लिख सकते हो आप हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो हीट ऑफ रिएक्शन आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये जो रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर है करके डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर होने के कारण ये एंडोथर्मिक होते हैं। तो ये हो गया आपका हीट ऑफ कंबशन। अब जैसे बॉन्ड एनर्जी, कुछ डाटा बॉन्ड एनर्जी के टर्म में दिया जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है आपका, एक एवरेज बॉन्ड एनर्जी होता है और एक आपका एब्सोल्यूट बॉन्ड एनर्जी होता है, ठीक है। जैसे मान लो 4, ठीक है। पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है, इट इज द एवरेज एनर्जी टू ब्रेक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। तो जैसे मान लो एग्जांपल दे दो CH4 का, तो CH4 में CH इसमें क्या आपका एक पर्टिकुलर टाइप जो CH बॉन्ड है वो कितना है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पर इसको ब्रेक करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा वो अलग होगा, इसको ब्रेक करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा अलग होगा, इसको जो ब्रेक करने में अलग होगा, इसको ब्रेक अलग होगा। जैसे मान लो एक बार ब्रेक किया, आप एक को निकाल दिए तो आपके पास बचा कितना 3, उसके बाद फिर ब्रेक करोगे तो आपके पास बचेगा 2, फिर ब्रेक करोगे तो बचेगा CH, फिर ब्रेक करने के बाद आपको C+H मिलेगा। तो आपको फाइनली ब्रेक करने में कितना बॉन्ड ब्रेक करना है, 1 2 3 4। सर साउंड बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है। अब तो यहाँ पर देखो, हाँ,
में कॉल आ गया था ना, तो इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये एक मॉलिक्यूल्स है, इसमें सी एच सी एच सी एच एक पार्टिकुलर बॉन्ड, जो पार्टिकुलर लिखने का मतलब है पार्टिकुलर बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड है आपका, सी एच है पार्टिकुलर। इसमें इसको ब्रेक करोगे एक बार, इसको एक बार, इसको एक बार, इसको एक बार, तो तीनों को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगा चारों को, सब अलग अलग होता है। जैसे मान लो इसको निकाल दिए, तो पहला बॉन्ड ब्रेक किया यहाँ से, तो बचा ए। अब इसको ब्रेक करोगे तो बचेगा ये। अब इसको ब्रेक करने से आपको ही मिलेगा। तो इसको जब ब्रेक किया फर्स्ट को, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा वो अलग है। तो मान लो इसको आपका डेल एच वन है, ये आपका डेल एच टू है, ये आपका डेल एच थ्री है, ये आपका डेल एच फोर है। तो एक पर्टिकुलर टाइप यानी कि सी एच बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा यहाँ पर, जिसको बोलते हैं एवरेज। कितना हो जाएगा, डेल एच वन प्लस डेल एच टू प्लस डेल एच थ्री प्लस डेल एच फोर होल अपॉन फोर। So this is the average bond energy. This is the average bond energy. तो हमेशा दो टर्म यूज किया जाता है, एक बॉन्ड एनर्जी, एक एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी जो बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड रहेगा, एक ही पार्टिकुलर टाइप का। जैसे एग्जांपल O2 में, O2 ले लो, F2 ले लो, N2 ले लो, हमेशा सिर्फ एक ही बॉन्ड है। तो इसको ब्रेक करने में, इसको ब्रेक करने में, इसको ब्रेक करने में एक ही बार बॉन्ड ब्रेक होगा। बट यहाँ पर क्या होता है, जब मल्टी एक ही टाइप का पार्टिकुलर टाइप के बहुत से बॉन्ड होते हैं, जैसे इसी कंपाउंड में 1 2 3 4, तो हर एक को ब्रेक करने में अमाउंट ऑफ अलग लगता है। क्यों, जैसे मान लो इसको ब्रेक करने में कम लगेगा क्योंकि यहाँ पर हिस्टेरिक फैक्टर है, फिर इसको ब्रेक करने में थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, इसको ज्यादा, इसको ज्यादा। तो ऐसा करके क्या हो रहा है, सब बॉन्ड को, एक ही बॉन्ड को ब्रेक करने में अलग अलग एनर्जी लग रहा है। तो टोटल एनर्जी कितना होगा, चारों का एवरेज ले लेंगे। So this is called average bond energy, and for diatomic it is called bond energy. ठीक है, ठीक है, कल तो कंटिन्यू करेंगे, आज इसको ही रखते थोड़ा सा।